रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। एपी के राघव चड्ढा आए थे शो पर। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस और स्टार्टअप्स में ये फर्क होता है कि स्टार्टअप्स में आप 0 से 1 तक लेके जा रहे हो, फिर उस 1 को 10 में बदल रहे हो। पर गवर्नेंस में आप अपने देश को या अपने स्टेट को इनहेरिट करते हो प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से। मे बी ये थोड़ी सी इनोसेंट थॉट है, पर मैं ये मानता हूँ कि हर भारतीय नागरिक, वो चाहे कोई भी हो, अपने देश का भला ही चाहता है मोस्टली। उनके अनुसार जो भला वो चाहते थे, बाय दैट आई मीन द प्रीवियस गवर्नमेंट, करेक्ट, उन्होंने वो किया। पर शायद उनकी स्ट्रैटेजीज अलग थी एज कम्पेयर टू द करंट गवर्नमेंट। ये मैं पूछना चाहूंगा, उस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज क्या थी वर्सेस हमारी करंट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज क्या है? ये जो आपने जो ये पैरेलल दिया है, स्टार्टअप्स वर्सेस गवर्नेंस, जी, ये एक अच्छा पैरेलल है। क्योंकि यदि आप एक, जैसे आप कंपनी ले लो, कंपनी जो कि बहुत दिनों से, आप जैसे टाटाज है, मान लो, जो भी सीईओ बनता है, चेयरमैन बनता है, इससे पहले जो भी किया वो इनहेरिट करता है, वो एक्चुअली उसको मतलब इनहेरिटेंस में जैसे आता है, राइट। स्टार्टअप आपने शुरू से किया, मतलब आप ही का आइडिया था, आपने 0 से 1 किया, 1 से 100। तो सरकार जो है स्टार्टअप की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश तो बहुत दिन से चला रहा है, बहुत सारी सरकारें पहले आई हैं, उन्होंने जो नीति दिया है वो आपने इनहेरिट किया और उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये पैरेलल सही है। जहाँ तक नीतियों का मैं ये कहूँगा, जैसे आप मान लो कि अब मैं, ये जो लाइटें लगी हुई हैं, इसके लिए बिजली लगती है, और ये बिजली का खर्च यदि मैं नहीं दूंगा तो मैं फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप सोचो, ये एक्चुअली एक साधारण सा है। मान लो जैसे कई बार होता है कि पानी लोग बहुत खुला छोड़ देते हैं, पानी, क्योंकि उनको लगता है पानी तो फ्री आ रही है, तो पानी को मैं क्यों सेव करूँ। जो चीज़ फ्री मिलती है उसको जनरली लोगों को उतना उस पे उसका भाव समझ में नहीं आता। बिजली पानी, यदि आप बिजली का बिल भरोगे तो आप बिजली जो है उसको ध्यान से उसका इस्तेमाल करोगे। ये तो एक पहलू हुआ, इसके अलावा बहुत और पहलू हैं। लेकिन ये पहला पहलू कि जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसको लोग एक्चुअली जो है उसको वैल्यू नहीं करते। आपको यदि खाना फ्री में मिल रहा है तो शायद आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, आप खाना फेंकोगे, और उससे वेस्टेज होती है। वही चीज़ मैं एक्चुअली बिजली की बिल फ्री ना करके, वो जो पैसे हैं जो बिजली की बिल फ्री कर रहा हूँ, वो यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊं तो उससे जो है देश का भला होता है। क्योंकि अभी जैसे कंपनी को, मान लीजिए एक कंपनी है यहाँ पे, आप अंधेरी में ले लो, अंधेरी में कंपनी मान लीजिए एक्चुअली कुछ बॉल बेयरिंग्स या कुछ बनाती है। अब उनको जो है कोलाबा भेजना है, वहाँ से कोलाबा या जो शिप करना है, और वहाँ से वो निर्यात करते हैं, मान लो एक्सपोर्ट करते हैं कि इटली या कहीं भी US कहीं भेजते हैं। तो यदि रोड जो है यहाँ से अंधेरी से जो कोलाबा तक की जो रोड है वो अच्छी रहेगी तो 15 मिनट में चला या आधे घंटे में ये सफ़र तय हो जाएगा। लेकिन रोड यदि ख़राब हैं तो एक तो ये होगा कि गाड़ी जब मतलब इतना ऊपर नीचे होगा, शायद बॉल बेयरिंग्स कुछ वो जो टूट भी जाए और जो क्वालिटी है ख़राब हो जाए, और समय भी ज़्यादा लगेगा। जब सरकार अच्छी रोड बनाती है तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक्चुअली उसका लाभ उठाती हैं, और जब देखेंगी कि क्या सरकार ने अच्छी रोड बनाई है तो और कंपनियां आएंगी। तो यही इसको हम अर्थशास्त्री जो है जार्गन जब इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं क्राउडिंग इन इन्वेस्टमेंट की। क्राउडिंग इन मतलब जैसे क्राउडिंग आउट मतलब बाहर गया, क्राउडिंग इन मतलब अंदर आया। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो उससे जो है अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो प्राइवेट कंपनियां और निवेश करती हैं। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। दूसरे देशों से हमारे देशों के भी। अब जैसे कोई कंपनी है मुंबई में है मान लीजिए,
लेकिन मुंबई में जगह नहीं है बनाने के लिए फैक्ट्री, तो हो सकता है वो एक्चुअली कोई कहीं और जाए, शायद जाए उत्तर प्रदेश में जाए या गुजरात में जाए या तमिलनाडु में जाए, जहाँ पे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे जाएंगी जी। तो ऐसे ही जो विदेशी कंपनियां और हमारे देश की जो कंपनियां, सभी कंपनियां ये देखेंगी कि सरकार की नीति कैसी है। सरकार ये नीति ऐसा बना रही है कि और निवेश अट्रैक्ट करे उसका, तो कंपनियां आएंगी। तो इसीलिए मैं ये जो पैसे का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, जो टैक्स रेवेन्यू आता है, यदि आप फ्री चीज़ें देते हो तो वो मेरे अनुसार उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ। Okay. लेकिन यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, और इसके बारे में और बात कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द को हमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा सर। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, जो भी मतलब बुनियादी ढांचा कह लो, ढांचा जो बुनियादी, मतलब यदि रोड नहीं रहेगा तो एक्चुअली लोग यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे कैसे? रोड नहीं रहेगा तो एक्चुअली कैसे सामान भेजी जाएगी? काम में तेजी लाने के लिए एक यंत्र होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर एक्चुअली यंत्र के रूप में बता दिया। हाँ, ये सही है एक्चुअली। किसी इंजीनियर के लिए जो भी मतलब किसी चीज से जो आराम से या आसानी से काम हो जाए जी, तो वो जैसे वो एक यंत्र हो गया। जैसे हम लोगों ने सबने फिजिक्स में सीखा होगा, एक क्रोबार जो पत्थर उठाने के लिए, यदि आपको हाथ से करना है तो एक्चुअली बहुत मेहनत लगता है, लेकिन एक क्रोबार लगा के कर दिया तो आसानी से हो गया। तो वैसे ही जो चीज़ें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको सुलभ बनाती हैं, आसान बनाती हैं, तो उसको आप बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा सोच सकते हो। एक छोटा सा पॉज लेना चाहूँगा। बहुत खुश हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं ताकि लोग समझे कि गवर्नेंस होती क्या है। क्योंकि आई फील कि बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं बिना ये समझे कि गवर्नमेंट ने क्या किया भी और जो स्टेप्स उठाए वो क्यों उठाए। तो आज हम वो समझने की कोशिश भी करेंगे। अब बताइए सर, आप कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बताइए। तो जैसे महामारी जब आई थी जी, महामारी के समय भारत ने ये निर्णय किया कि अभी जो है, क्योंकि इकोनॉमी में प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो निवेश नहीं करेंगी, महामारी की अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, मतलब अनिश्चितता जो है, तो अनिश्चितता के समय कंपनियां निवेश नहीं करेंगी। आप भी मान लो कि आपको नहीं पता अगले 2 महीने में क्या होने वाला है, तो आप नया ऑफिस नहीं खोलोगे। लेकिन आपको पता है कि 2 महीने में एक्चुअली एकदम सब सही है, तो आप जाके ऑफिस खोल दोगे, राइट? तो आप अपना जो निवेश कर रहे हो वैसे ही है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो जब अनिश्चितता होती है तब वो नहीं करते। लेकिन उस समय में एक्चुअली सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए निवेश करना था। हमारे देश में ये हमेशा रहा है कि जब राजा महाराजा जब अकाल पड़ता था या फिर बाढ़ आती थी देश में या उनके प्रदेश में, तो कई बार महल बनाते थे। जी, क्यों बनाते थे? क्योंकि राजा मतलब सरकार तो निवेश करे जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो वही जो एक सिद्धांत है वो भारत ने अपनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए 2021 की बजट से, उसके बाद फिर 2022 का जो बजट आया और इस साल 2023 का बजट, इसमें तीनों बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश है, जो लागत है, बजट एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा हर साल बढ़ाया गया है। और रेलवेज में, पावर में, इनमें सब एक्चुअली इसमें पैसा जा रहा है। और ये बहुत अहम है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत अहम है। यदि आपके पास बिजली यदि 24 घंटे नहीं आती है और बिजली का वोल्टेज सही नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। वैसे ही यदि आपने जो मैन्युफैक्चर किया, मान लीजिए आपने उसको वारंगल, तेलंगाना में वारंगल, वहाँ पे बन रहा है ये, लेकिन आपको उसको भेजना है, मान लीजिए लखनऊ भेजना है, तो यदि रोड अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको भेज नहीं पाएंगे, समय पे नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए जो रोड्स में और रेलवेज में इसमें निवेश किया गया है। वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मैं वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ। भारत में जब आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने मान लीजिए नारियल पानी भी पिया, डाब पिया, वहाँ पे जो ठेला वाला है उसको पेटीएम या गूगल पे से पे कर दिया जी,
लेकिन वहाँ पे मान लीजिए कॉफ़ी पीता हूँ तब भी मेरे को क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर पेमेंट करो तो एक्चुअली उसमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है। यहाँ पे तो आराम से हो जाता है। तो जो कल जैसे मैं माँ के साथ था तो मंडी गया था सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे देख रहा हूँ हमने माँ ने प्याज खरीदे और तो उनके पास चेंज नहीं था, तो मैंने बस अपनी गूगल पे उठाई और एक्चुअली पे कर दिया। यूपीआई का महत्व आपको तब पता चलता है जब आप देश के बाहर जाते हो। सही बात है। जब अमेरिका में जाते हो, यूरोप में जाते हो, वहाँ यूपीआई नहीं चलता। एकदम तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। एकदम। और मैं ये एक्चुअली इसमें ये जो कॉन्ट्रास्ट ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2001 से 2010 तक यूएस में था जी। अमेरिका में 9 साल वहीं पे पहले पीएचडी की पढ़ाई के लिए गया था, उसके बाद फिर वहाँ काम करता था। तो वो एक 9 साल की अवधि, और अभी जब देखता हूँ मैं उस अवधि में शायद बहुत कम ऐसा था कि जो मुझे लगता था अरे ये भारत में अच्छा होता है, अमेरिका में उतना अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ ये लगती थी यार ये अमेरिका में इतना अच्छा होता, भारत में क्यों नहीं होता, यही ऐसा एक प्रश्न आता था मेरे माइंड में। मैं देखता था, और लेकिन अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि कितने सारी चीज़ें जो भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है अमेरिका के कंपैरिजन में। हमने जो है जो वृद्ध सीनियर सिटीजन्स थे, विडोज थे, इनको सबको कैश ट्रांसफ़र दिया। कैश ट्रांसफ़र क्या, सीधे बैंक अकाउंट में, उनके जो जनधन के खाते थे उसमें डायरेक्ट जैम तिकड़ी, जो जनधन आधार मोबाइल की जो तिकड़ी है उसको मिला के हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया। अब यही चीज़ अमेरिका में कैसे हुआ? अमेरिका में पहले उन्होंने एक्चुअली चेक प्रिंट किए, चेक में साइन हुआ राष्ट्रपति का, उनके राष्ट्रपति का। वो उस चेक को एक्चुअली लिफाफे में डाला, लिफाफे में डालकर उन्होंने एक्चुअली उसको यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस जो उससे एक्चुअली उसमें भेजा। लोगों के पास वो लिफाफा आया, लिफाफा खोला आपने, उसका चेक निकाला, और चेक निकाल के फिर आप बैंक ब्रांच में गए, एटीएम में गए, उसको चेक को जमा किया, चेक क्रेडिट होने के बाद आपने कैश निकाला। कितने कदम हो गए यहाँ पे, और ये सारे कदम जो हैं भारत ने सिर्फ एक चुटकी भर एक बटन दबा के एक्चुअली कर दिया। सर वहाँ के लोगों ने यूपीआई के बारे में क्यों नहीं सोचा? अच्छा सवाल है, अभी तक वहाँ हुआ नहीं है। और मेरा अनुमान है एक वहाँ की जो प्रणाली है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो एक पुराने तरीके से बिजनेस कर रही है, और जो डिसरप्शन है, जो यूपीआई जैसी डिसरप्शन, उस डिसरप्शन से उनको शायद उतना लाभ नहीं होगा, इसीलिए वो उसको शायद आने नहीं दे। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।